नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। गुजरात कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव पर मोहर के बाद इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब, उनके मार्गदर्शन में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना यह तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। संविधान में भाग 4 की कलम 44 में हर एक राज्य उसी नारे को मजबूत करने के लिए जब जीएसटी आया था तब भी ये पहली बार हमारे सबके संज्ञान में आया था कि पूरे देश में एक कानून हो तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आज वो कानून स्टेबल हो गया है और कानून के चलते सभी देशवासियों में, सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से इस कानून का बेनिफिट अपने राज्य को कैसे मिल सके उसमें सब लग गए हैं। पहले थोड़े थोड़े बहुत मतभेद हुआ करते थे और सबसे अच्छी चीज इस कानून की मैं तो कभी कभी सबके बीच में बताना और चुनावी बातों में भी उसको शामिल करके बता रहा हूं कि आज तक के जीएसटी के सभी निर्णय सर्वानुमति से हो रहा। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इनसे अच्छा कोई और खबर हो ही नहीं सकती है। सारे निर्णय यूनानिमस डिसीजन लिए गए, एक भी निर्णय बहुमत से लिया नहीं गया है। ये इस कानून की ताकत है और इनकी एक और बड़ी ताकत मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के मन में कोई चीज आती है जीएसटी को लेकर तो वो अमल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के मन में कोई चीज आती है तो वो भी इसी को सीधी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। उसमें घटाना है, बढ़ाना है, राहत देना है, जो भी करना है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देश में लोकसभा के बाद इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा करने का काम इस एक कानून के जरिए, जो एक कानून के जरिए पूरे देश में हो सकता है। ऐसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हम इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इनके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं और मैं आप सबके माध्यम से एक प्रकार से ये बात कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों के लिए हमारे नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हाईकोर्ट के निवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने दे दिया है। उसकी कालावधि भी
तय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसे कमेटी की घोषणा होगी उन्हीं के साथ ही उसकी टाइमलाइन भी उसको साथ तय कर दी जाएगी। कमेटी का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा? केवल 2 या 3 लोग रहेंगे या कितने लोग रहेंगे? मिनिमम 4 लोग रहेंगे। આના ટાઈમિંગ અંગે થાય છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીની થોડા દિવસમાં પડઘમ વાગી ગયા તો અત્યારે કેમ? એ તો જ્યારે કોઈ પણ નિર્ણય ત્યારે થાય ત્યારે આવું પૂછી શકાય એવો સવાલ છે। कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उनसे ध्यान को भटकाने के लिए ये पूरा डाइवर्ट किया गया है। ये उनका सवाल जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जिस दिशा में ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं वो उनको पसंद नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बिंदु को इस प्रकार की बात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में सभी नागरिकों को एक सा कानून हो, उसके विषय में उनकी क्या राय है वो उनको प्रकट करनी चाहिए। कमिटी बनશે એની આખી રૂપરેખા તૈયાર છે કોમન સિવિલ કોડને લઈને જી એ આખી રૂપરેખા છે કઈ રીતે કામગીરી થશે કઈ રીતે લાગુ કરવાની આગળની પ્રક્રિયા થશે એના વિશે એક સરળતાથી હું આપને મારી ભાષામાં કહું કે કમિટીની રચના કરવાની નિર્ણય થઈ ગયો છે। કમિટીની રચના કરવાનો અધિકાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અપાઈ ગયો છે। કમિટીની અધ્યક્ષતા પણ નિવૃત્ત હાઈકોર્ટના માનનીય જજ સાહેબ કરશે એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીમાં 3 થી 4 સભ્યો રહેશે એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીનું સ્કોપ ઓફ વર્ક અને સમય અવધિ એ ઘોષણાની સાથે જાહેર થઈ જશે। એક સેકન્ડ તમે જે આ પ્રપોઝ કર્યું છે એનાઉન્સ કર્યું છે એનો સ્કોપ શું છે? એ સ્ટેક હોલ્ડરની હું વાત કરી દઉં એનો સ્કોપ ધર્મના આધારે છે કે તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારો સંદર્ભે છે, અને જો તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારો સંદર્ભે હોય તો ટ્રાઇબલના આદિવાસીઓના અલગ કાયદા છે। દેશમાં આદિવાસીના અલગ કાયદા છે, આખી કન્ટ્રીમાં અલગ કાયદા છે। એનું શું? એમના પ્રિવિલેજ અધિકારો છે નાગરિક તરીકેના, એનું શું? અને છેલ્લી વાત કે આમાં રિઝર્વેશનનું શું, અનામતનું શું, એ પણ કોમન સિવિલ સાથે સંકળાયેલો છે। એટલે તમે આનો સ્કોપ શું છે એ ક્લિયર। એક વાત બહુ સ્પષ્ટપણે આપ સૌને કહેવાનો મને ગમશે આપના સવાલ થકી કે આ કોમન સિવિલ કોડના સંદર્ભમાં જે એનું હાર્દ છે, જે ધાર્મિક અને સાંપ્રદાયિકતાના ટાઇટલને કારણે એના અધિકારોમાં જે તફાવત આવે છે એની કોમન કરી દેવા માટેનો આ પ્રયાસ છે। આદિવાસી એ કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાય નથી। આદિવાસી એ આપણા દેશની એક એવી ઓળખ છે જેને આપણે બંધારણીય રીતે સ્વીકારેલી છે, અને બંધારણે આપેલા કોઈ અધિકારોને આ નવા કાયદા કાનૂનને આધારે એને और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेहद अहम फैसला, चुनावों की अभी घोषणा भी नहीं हुई गुजरात में, उससे पहले ये अहम फैसला लिया है देवेंद्र, यानी गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और बाकायदा एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा। ये पुरुषोत्तम रूपाला ने अभी ये तमाम बातें कह दी हैं, तो बेहद अहम फैसला। निश्चित तौर पर पंकज, और जैसा कि बीजेपी शासित राज्यों में हम देख रहे हैं कि पहले गोवा, उसके बाद उत्तराखंड और अब गुजरात भी उसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है कि पहले अभी जो कमेटी बनाई गई है ये कमेटी अपनी एक रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर गुजरात की जो अगली सरकार होगी, चुनाव के नतीजे आने के बाद जो अगली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद उस कार्यक्रम के बाद फिर से जो नई सरकार आएगी वो इसमें और आगे काम करेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि चुनाव होना है, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि 2 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, 2 नवंबर को, और उस कंडीशन में उससे पहले इतना बड़ा फैसला गुजरात के चुनाव को बहुत ज़्यादा उबाल देगा ही है। और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमेशा से वो कहते रही है, अपने फाउंडेशन के समय से वो कहते रही है, जो उसके 3 कोर इशूज़ होते रहे हैं, उस 3 कोर इशूज़ में ये भी एक कोर इशूज़ था, राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाने के अलावा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए। जैसे जो लोग इस बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते उनके लिए आसान शब्दों में ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटी अगर आप कोई करते हैं तो अपराध की सज़ा में नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन जो सिविल कानून हैं, जैसे आप
शादी कितनी कर सकते हैं, किस उम्र में कर सकते हैं, वसीयत, गोद लेने का अधिकार, ये सारी चीज़ें सिविल राइट्स के अंतर्गत आती हैं और उसके लिए जो कानून है वो कानून अलग अलग है। मुसलमानों पे वो अपने पर्सनल कानून के हिसाब से चलते हैं, जबकि हिंदुओं के लिए देश का कानून बना हुआ है 1956 में। तो इन सारी चीज़ों को लेके बीजेपी हमेशा ये कहती थी कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही सिविल राइट भी होना चाहिए। भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 44 के तहत ये कहा भी गया है, लेकिन बीजेपी जैसा कि आरोप लगाती है कि अपीसमेंट के तहत इस काम को नहीं किया जा रहा है। जबकि ये अगर यूसीसी लागू होता है पंकज, तो इसमें जो फ़ायदा होगा वो कहीं से भी ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, बल्कि इसमें फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये उनको समान अधिकार देगा। जैसे शादी की जो उम्र है वो 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र होनी चाहिए अगर हिंदू में, तो मुसलमान उसको अपने हिसाब से 9 साल कर लेते हैं। अब ये कैसे संभव है कि एक ही जलवायु में एक लड़की 18 साल की उम्र में शादी के योग्य हो जाती है, दूसरी 9 साल की? तो इन सारी विसंगतियों को दूर करने की दिशा में कदम, लेकिन निश्चित तौर पे चुनाव से पहले यह होना एक जबरदस्त सियासी मुद्दा बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह भी कहा है कि एक नई उम्मीद जगाने का काम गुजरात सरकार ने किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।